Assalamu alaikum, dear participants. I am Dr. Sidra Arshad of Medico's academics team, and today I'm going to discuss a few questions from pathology using the MedEd platform. Tonight we shall be discussing frequently assessed topics from general pathology, CVS, respiratory system by looking at some of the questions which have been repeated quite a lot in the FCPS Part 1 examinations. For this purposes, we have compiled some stats for you to give you a general idea. So in the FCPS Part 1 examinations, general pathology and microbiology, hefty chunk of MCQs आप देख सकते हैं इनके अंदर से है, followed by cardiovascular system. उसके बाद आपको हेमाटोलॉजी और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं. रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी के भी क्वेश्चंस हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी के भी आप ये फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं. ये कितने ज्यादा एमसीक्यूज इसके अंदर आपको मेट ऐप के अंदर अवेलेबल नजर आएंगे, विच इज एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू प्रैक्टिस. जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते to assess yourself, आप ये MCQs साथ साथ कर सकते हैं. रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी में देख सकते हैं लंग कार्सिनोमा से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐप के अंदर. ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, पल्मोनरी इन्फेक्शन, सार्कोइडोसिस इटसेल्फ, न्यूमोकोनियोसिस, पल्मोनरी नियोप्लेजिया, प्लूरल फ्यूजन. ये नियोप्लेजिया और कार्सिनोमा जो है आप इसको ऐड भी कर सकते हैं. थोड़ी बहुत इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हम देखेंगे. ARDS, pulmonary edema और respiratory failure में से भी क्वेश्चन आ चुके हैं. So with this preamble, we are going to start the discussion of MCQs. हम MCQs जनरल पैथोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और जिस ऑर्डर में हम चलेंगे इट इज गोइंग टू शो कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी के वाइज हम चलना शुरू कर देंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर. Okay, let's discuss the questions from respiratory pathology. So frequently repeated questions जो है वो कौन सा है? So number one question is, what paraneoplastic syndrome is linked to small cell lung carcinoma, so known as oat cell carcinoma? अच्छा, आपने पहले एक क्वेश्चन उस वक्त I just missed discussing it with you. उसके अंदर दोनों ऑप्शंस थी, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा और ओट सेल कार्सिनोमा, दोनों ऑप्शंस थी. तो उसके अंदर जो मेन डिस्क्रिप्शन है, जो मेन कैंसर जिसको जो उसका नेम है, दैट इज द स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा. उसके अंदर जो अपीयरेंस है सेल्स की वो स्पेसिफाई कर रही है, उसको हम ओट सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं. तो अगर दोनों ऑप्शन में, इवन दो आई डोंट थिंक सो कि वो प्रेजेंट होंगे, कुड हैव बीन अ पुअर रिकॉल. अगर दोनों ऑप्शंस हैं तो आप स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, इफ इट इज प्रेजेंट इन द ऑप्शंस, तो आप उसको सिलेक्ट करें. Just give me a moment, please. ओके, तो कौन सा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो है वो लिंक है इसके साथ? इसमें एक्टोपिक एसीटीएच रिलीज हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, वो आपने याद रखना है. तो इसके अंदर कौन सा हार्मोन एक्टोपिकली यहाँ से इस सेल से आ रहा होगा? एसीटीएच है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एंड्रोजन, एरिथ्रोपोइटिन, ये ऑप्शंस में है. तो इवन अब आप ऑप्शंस को कवर करके भी स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा कहीं देखें तो आप एक तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम याद रखें और उसके बाद आप एसीटीएच को याद रखें. What is the most likely diagnostic finding in a patient with bronchial asthma? अब bronchial asthma का एक पेशेंट है, इसमें डायग्नोस्टिक फाइंडिंग कौन सी हम देख सकते हैं? तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है. हम देख लेते हैं कि कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज से मैचिंग ऑप्शन है. ऑप्शन ए इज रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 12 ब्रेथ्स पर मिनट. दिस इज नॉर्मल, कोई डायग्नोस्टिक फीचर ये नहीं है. टाइडल वॉल्यूम 500 ml, ये भी नॉर्मल है. एफआरसी इंक्रीजेस, एफआरसी का इंक्रीज होना वो पर्टिकुलरली जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये ब्रोंकियल एस्मा है. उससे ज्यादा स्पेसिफिक हम कोई चीज देखें, FeV1 ओवर FVC रेशो इज लेस देन 75%. ठीक है, नॉर्मली जो है वो नॉर्मल रेशो आपको अबाउट 70% जो है, ग्रेटर देन 70% मिलना चाहिए. 75% कट ऑफ भी ठीक है, उससे कम है. अच्छा, आर्टीरियल PO2 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. अब इनमें से
जो चीज इंडिकेट करी है ब्रोंकियल एस्मा को, जो इसकी ऑब्स्ट्रक्टिवनेस को डिजीज की पैथोलॉजी को डिफाइन करी है, दैट इज FEV1 ओवर FVC रेशियो का कम हो जाना। तो इन सारी ऑप्शंस में से जो एक बेटर ऑप्शन है दैट इज दिस वन। A patient who has been a smoker has experienced a dry cough for the past 2 months and now presents with sputum that is streaked with blood. Imaging reveals a 5 centimeter mass in the hilar region of the left lung. Examination of the sputum shows hyperchromatic pleomorphic cells with minimal cytoplasm. What is the underlying cause of this condition? अब बड़ा hefty सा description है, इसका breakdown जो है वो जरूरी है कि सबसे पहले हमने establish कर लिया कि वो पेशेंट जो है वो स्मोकर, ठीक है। अब ड्राई कप और उसको पास 2 मंथ से है, ठीक है, और स्पूटम भी अब आ रहा है जो स्ट्रीक विद ब्लड, यानी कि ब्लड स्पूटम इसके अंदर आ रहा है। यानी अब ये जो सारा जो फीचर्स हैं ये बेसिकली मूव कर रहे हैं कि स्मोकिंग की भी हिस्ट्री है और अब क्रॉनिसिटी भी बढ़ती जा रही है, सो मे बी दिस पेशेंट हैज डेवलप्ड अ कार्सिनोमा। आगे अगर हम देखें डिस्क्रिप्शन तो 5 सेंटीमीटर मैस भी हमें मिल गया, ठीक है। सो कैंसर की तरफ हम जा रहे हैं। स्पूटम के अंदर हमें ऐसे सेल्स मिल गए हैं प्लियोमॉर्फिक, ये डिस्क्रिप्शन जो है किसको अप्लाई कर रहा है, दिस इज अप्लाइंग टू दी एनाप्लास्टिक सेल्स, ठीक है, विच इज प्लास्टिक सेल्स। अंडरलाइन कॉज क्या हो सकती है? अब अंडरलाइन कॉज जो इन सब चीजों में हमें नजर आ रही है वो तो एक हमें स्मोकिंग की पता चल रही है इन सारे डिस्क्रिप्शन से, और तो उन्होंने कुछ स्पेसिफाई किया नहीं हुआ। सिलिकोसिस नहीं हो सकता, उसमें इंडस्ट्रियल एक्सपोजर उसका जिक्र नहीं है, इसी तरह से एस्बेस्टोसिस भी नहीं हो सकता, एस्बेस्टोस का कहीं उसके एक्सपोजर का जिक्र नहीं है। स्मोकिंग का अलबत्ता जिक्र है, पैसिव स्मोकिंग से इतनी ज्यादा डैमेज नहीं हो सकती, ठीक है। अगर स्मोकिंग इटसेल्फ भी ऑप्शन में प्रेजेंट है और पैसिव स्मोकिंग भी है और डैमेज इस एक्सटेंट की है कि वो कैंसर की डेवलपमेंट हो गई है, इट कुड नॉट बी पैसिव स्मोकिंग। अच्छा, रेडॉन एक्सपोजर के भी ये फीचर्स नहीं है, तो इन सारी ऑप्शंस में से द बेस्ट वन इज स्मोकिंग। Patient presents with a low FEV1 over FVC ratio and increased total lung capacity. What is the most likely cause? अब इस डिस्क्रिप्शन से हमें पता चल गया है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न ऑफ लंग डिजीज। अब ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न ऑफ लंग डिजीज में से हमने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है जो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न को अप्लाई करती है। फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस की वजह से रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न मिलता है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, once again restrictive pattern of lung disease मिलेगा। एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, उसमें हमें मिलेगा। एस्बेस्टोसिस जो है ये भी पेरेन्काइमा को इन्वॉल्व करके रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ लंग डिजीज कॉज करता है। सो एम्फाइसेमा इज द करेक्ट ऑप्शन। A football player experienced sudden chest pain. On examination, there was a hyper-resonant note and auscultation indicated decreased air entry on the left side. What is the likely cause? अब एक तो हमें नोट से पता चल गया कि यहाँ पे हाइपर रेजोनेंट नोट है, तो इसका मतलब है एयर है इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो ये न्यूमोथोरक्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और डिक्रीज एयर एंट्री हो रही है लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड ऑफ द लंग जो है वो कोलैप्स कर गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी न्यूमोथोरक्स की वजह से। लाइकली कॉज क्या? प्रिस्क्रिप्शन से ही हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो लेट्स मैच इट टू द ऑप्शंस। लेफ्ट साइडेड न्यूमोथोरक्स विच इज करेक्ट, लेफ्ट साइड इन्वॉल्व है और हाइपर रेजोनेंट नोट से हमने न्यूमोथोरक्स आइडेंटिफाई कर लिया। लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन में हमें ये वाला नोट नहीं मिलना था, स्टोनी डल नोट अगर मिलता दिस कुड हैव इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड और हम फिर ये सिलेक्ट कर सकते थे। राइट साइडेड न्यूमोथोरक्स, इन्वॉल्वमेंट ही लेफ्ट साइड की है। राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, राइट साइड को हमने वैसे ही रिफ्यूट कर दिया। लेफ्ट साइडेड लंग कैंसर, कि अब ये लंग कैंसर जो है इसकी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग और सडन चेस्ट पेन ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं होती, और जो एक्सप्लेन कर रहा है सारे डिस्क्रिप्शन को जो अप्लाई हो रहा है दैट इज ऑन दी लेफ्ट साइडेड न्यूमोथोरक्स। A male individual who consumes 20 packs of cigarettes monthly and is employed in a factory, अब दो इसमें आ गई है चीज हमारे पास इंफॉर्मेशन, has been diagnosed with lung cancer. Which carcinogenic substance found in cigarettes is responsible for causing lung cancer? अब दोनों हमें उन्होंने कंडीशंस बता दी,
उसके अंदर जो रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन साथ ये पूछना चाहा है उन्होंने कि सिगरेट्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं लंग कैंसर कॉज करने के पेशेंट के अंदर, तो कौन सा केमिकल इसमें इन्वॉल्व होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या है। आर्सेनिक जो है उसका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, ठीक है, सिगरेट के अंदर, सिगरेट स्मोक के अंदर ये नहीं मिलेगा। एजोडाइज वंस अगेन ये भी इसका जो है वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, सिगरेट डाइट को अप्लाई नहीं करेगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दीज आर द कल्प्रिट्स ऑफ कॉजिंग लंग कैंसर इन दी पेशेंट्स हु स्मोक। नाइट्रोजामीन्स जो है ये भी नहीं, आपको जो है नाइट्रोजामीन्स, मॉडिफाइड नाइट्रोजामीन्स मिलते हैं सिगरेट स्मोक के अंदर, लेकिन वो इतने नहीं होते कि वो लंग कैंसर कॉज करें, उसका कॉज भी नहीं करते। इसी तरीके से वाइनिल क्लोराइड जो है वो भी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर उसका होगा, वो सिगरेट स्मोक के अंदर नहीं होगा। तो जो सिगरेट के साथ अप्लाई कर रहा है दैट इज द हाइड्रोकार्बन। Okay. A patient presents with low-grade fever, cough, and swollen anterior cervical lymph nodes. What is the most probable diagnosis? ठीक है, अब ये एक पेशेंट है जिसके अंदर हमें कुछ फीचर्स नजर आ रहे हैं, लो ग्रेड फीवर है, कफ है और swollen anterior cervical lymph nodes है। अब देखते हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कोई ऐसी कंडीशन आपको पता नहीं चल रही, लेकिन अब हमें यहाँ पे ऑप्शन देखना जरूरी हो जाएगा, उसमें हम आइडेंटिफाई करें कि इस डिस्क्रिप्शन को मोस्ट क्लोजली कौन सा कंडीशन मैच करेंगे। सो ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ठीक है, लो ग्रेड फीवर भी चल रहा है, कफ भी है और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट भी है। दिस कुड बी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। खाली अगर इसमें कफ ना भी होती है, फीवर होता, तो ये सर्वाइकल ट्यूबरक्लोसिस जो है वो भी हो सकता था, सर्वाइकल लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस भी। अच्छा, यूजुअली ट्यूबरक्लोसिस के अंदर अगर लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो पोस्टीरियर सर्वाइकल चेन को इन्वॉल्व कर रहा होता है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको ज्यादा मिलता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इसके अंदर जो पैटर्न है वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को इतना इंडिकेट नहीं कर रहा, उसमें यूजुअली आपको हिस्ट्री देते हैं उसकी, उसके स्प्रेड की, और जो सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ा और तरीके से मिलता है। कफ जो है उसके साथ जस्टिफाई नहीं होती, यूजुअली सोर थ्रोट वगैरह मेंशन होती है। बैक्टीरिया फेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के आपको बहुत ज्यादा तो नजर नहीं आ रहे इसके अंदर फीचर्स। सार्कोआइडोसिस जो है, सार्कोआइडोसिस के अंदर सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट होती है, वो भी यहाँ पे नहीं मिल रही। तो इसमें जो ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन जो इसको मैच कर रही है इस मिनिमल डिस्क्रिप्शन को, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। Okay, moving on. A 45-year-old woman presents with a history of dyspnea, dry cough, and fever that began 3 months ago. She recovered after a month but developed the same symptoms again after returning from a vacation. Chest X-ray shows multiple nodular lesions in all lung zones. What is the mechanism of her symptoms? अब सबसे पहले तो ये कंडीशन आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, तभी इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया जा सकेगा, आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। अब इसमें ये पेशेंट है जिसमें डिस्निया, ड्राई कफ और फीवर है, जो उससे 3 मंथ्स पहले हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो रिकवर कर गई और उसके बाद दोबारा उससे इस तरह के सिम्टम्स हो गए। अब अगर कोई चीज रिकवर करके दोबारा हो रही है तो उसकी एटियोलॉजी के अंदर कोई एलर्जिक कंपोनेंट जो है वो आ जाता है, कोई हाइपर सेंसिटिव कंपोनेंट आ सकता है, अनलेस और अनटिल कोई इन्फेक्शियस एटियोलॉजी आपको यहाँ ना मिल रही। अब कोई इन्फेक्शियस एटियोलॉजी यहाँ पे नहीं मिल रही, अलबत्ता एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है। अब ये बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन है बड़ा कैरेक्टरिस्टिक किस्म का डिस्क्रिप्शन है। अगर चेस्ट एक्सरे पे आप देखें तो मल्टीपल नोडुलर लीजन्स हैं जो ऑल लंग जोन्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक इन्फिल्ट्रेटेड रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ लंग डिजीज जो है उसकी तरफ जा रहा है, यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की तरफ ये जा रहा है। तो ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस का, ठीक है। आप उसको जब रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल इस पर्टिकुलर सा डिस्क्रिप्शन नजर आता है। इसको फार्मर्स लंग भी कहा जाता है, और इसके पीछे जो मैकेनिज्म होता है दैट इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून डिपोजिशन होती है, इम्यून डिपॉजिट बनते हैं, तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। अब हमने वो मैच करना मैकेनिज्म, एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन व्हिच इज ट्रू।
कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड रिस्पॉन्ड वो सेकेंडरीली आएगा, प्राइमरीली नहीं आएगा। मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन वो इसमें अप्लाई नहीं करेगी, दैट इज मोर टुवर्ड्स द टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ये प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल लंग डिजीज नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन जो है इसके साथ मैच नहीं कर रहा। इसके अंदर ये फीचर्स जो हैं वो किसी वजह से आ रहे हैं, किसी एक्सपोजर की वजह से आ रहे हैं। वो यूजुअली एक्सटेंसिव कोई एलर्जिक एक्सपोजर हो सकता है अगर उसको पार्ट पार्ट हो रहा है। A patient who smokes presents with an FEV1 over FPC ratio of 51%. This is quite low, and an FEV1 of 51%. This indicates an irreversible pattern. What is the likely cause? अब ये pattern तो बड़ा characteristic था, जो है obstructive pattern of lung disease है। अब हमने इसमें से condition identify करनी है जो obstructive lung disease को apply करे। What is the likely cause? Chronic obstructive pulmonary disease. ठीक है, ये option हमारे पास है, हम इसको select कर सकते हैं। ब्रोंकियल एज्मा, जब ब्रोंकियल एज्मा हम क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री है स्मोकिंग। ठीक है, ब्रोंकियल एज्मा इटसेल्फ जो है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, लेकिन हमने वो यहाँ पे क्यों निकाल दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि स्मोकिंग की हिस्ट्री। लंग फाइब्रोसिस, दैट इज रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ लंग डिजीज, सिलिकोसिस में भी यही होगा। और पल्मोनरी एडिमा जो है उसके अंदर आपको ये चेंजेस नहीं होती, उसके अंदर आपको गैस्ट्रिक एक्सचेंज से रिलेटेड चेंजेस मिलती हैं, उनके लेवल्स के अंदर आपको प्रॉब्लम नजर आएगा। A construction worker who smokes presents with bilateral lung lesions on chest X-ray. Which condition is most likely responsible for these findings? So, अब यहाँ पे चीज मेंशन कर दी गई है, वो क्या है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ठीक है, और साथ ही साथ वो स्मोकर भी है, और लेकिन हमें चेंजेस क्या मिल रही है, बायलेटरल लंग लीजन्स। बायलेटरल लंग लीजन्स, साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्कर होना, साथ ही उसका स्मोकर होना, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? अब इसमें से हमने देख लेना है मोस्ट प्रोबेबल कल्प्रिट क्या है। एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस अप्लाई करेगा। बायलेटरल लंग लीजन्स उसमें हमें प्लाक्स मिलते हैं, और एस्बेस्टोसिस में ये चीज हमें मिल जाएगी कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर भी है तो उसका एक्सपोजर है। सिलिकोसिस उसके माइनिंग के साथ रिलेटेड, उसके साथ एक्सपोजर का जिक्र नहीं किया गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एस्बेस्टोसिस हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस ये नहीं हो सकता, ठीक है, उसके आपको कोई इन्फेक्शियस एटियोलॉजी, कोई फीवर का जिक्र, कोई चीज उसमें मेंशन नहीं की गई। पिसिनोसिस वो कॉटन इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड नहीं है, कार्बन वंस अगेन ये उसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो एस्बेस्टोसिस जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये जो बायलेटरल लंग लीजन है ये प्लैक्स भी हो सकते हैं और ये कार्सिनोमा भी हो सकते हैं, और दोनों के अंदर ये कल्प्रिट हमारे पास प्रेजेंट है। A child with a positive sweat chloride test presents with recurrent chest infections and otitis media. ये पॉजिटिव स्वेट क्लोराइड आपको टेस्ट करके मिल गया है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस को अगर आप सोचेंगे, और वो एप्लीकेबल भी है, यहाँ पे रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं उस बच्चे को, और ओटाइटिस मीडिया भी। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड कंडीशन? अब इसमें कौन सी एसोसिएटेड कंडीशन है वो प्रेजेंट होगी? एस्मा, एस्मा जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ एसोसिएट नहीं है। ब्रोंकिएक्टेसिस अलबत्ता हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज रिकरेंट इन्फेक्शंस। डिक्रीज सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन उसको बेसिकली वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। एम्फीसेमा, एम्फीसेमा नहीं है, और प्लूरल एफ्यूजन, प्लूरल एफ्यूजन भी नहीं हो रही। तो इन सब में से सबसे जो प्लॉजिबल चीज है दैट इज ब्रोंकिएक्टेसिस, क्योंकि उनमें ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया कि ये इंफॉर्मेशन की उसमें रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं। A construction engineer has presented with pleural class. The forced vital capacity is reduced while the FeV1 over FVC ratio remains normal. What is the likely diagnosis? ठीक है, अब यहाँ पे हमने बड़ा डिस्क्रिप्शन के अंदर ही पता चल जाना चाहिए इससे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर किस चीज का एक्सपोजर है। ठीक है, फोर्स वाटर कैपेसिटी रिड्यूस्ड है, FeV1 ओवर FVC रेशियो नॉर्मल है, ये रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ लंग डिजीज को इंडिकेट कर रहा है। दिस इज नॉट एडिंग टू द इंफॉर्मेशन व्हिच वी आर लुकिंग फॉर। अब हमें यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन है दिस इज गोइंग टू हेल्प अस आउट। ये बेसिकली इंडिकेट कर रही है एस्बेस्टोस एक्सपोजर को, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो लाइकली डायग्नोसिस सिलिकोसिस,
एंथ्रोपोसिस, एस्बेस्टोसिस, फाइब्रोसिस और अजमा इनमें से एस्बेस्टोसिस है बेस्ड अपॉन द एक्सपोजर्स मेंशन्ड. Okay, 59-year-old male employed in shipbuilding. Shipbuilding में once again asbestosis आप यहीं पे सोच के रखें. Presents with a decade-long history of unexplained weight loss. Which of the following cancers is he most at risk of developing due to this occupational exposure? अब कौन सा कैंसर इनमें हो सकता है जो एस्बेस्टोसिस के साथ कैंसर लिंक्ड है? दैट इज द मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा ऑफ आइदर द प्लूरा और पेरिटोनियम. ठीक है, तो अब ये ऑप्शन हमने इसमें से देखनी है. ब्लैडर कार्सिनोमा नहीं होगा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, लिम्फोमा, मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा और स्क्रोटल कार्सिनोमा. तो इनमें से जो है आप सोच सकते हैं ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी और मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा भी. लेकिन अगर मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा प्रेजेंट है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. अगर ये ना यहाँ पे होता तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी आप सिलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि इनमें लंग कैंसर होते हैं. लेकिन मेसोथेलियोमा ऑफ द प्लूरा और ऑफ द पेरिटोनियम ये एस्बेस्टोसिस के साथ इसकी हाई एसोसिएशन. जब भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शंस मिलनी हो तो फिर आप स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन को सिलेक्ट कर लीजिए. ये दिस इज एन इजी क्वेश्चन. अ स्टोनी डल परकशन नोट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ. स्टोनी डल जो है वो परकशन नोट हमें तभी मिलता है जब किसी कैविटी के अंदर फ्लूइड हो. तो इसमें ऑप्शन ए है फ्लूइड इन दी प्लूरल कैविटी. ये दिस इज करेक्ट. निमोनिया के अंदर एयर ट्रैप्ड है तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा? ये इस तरह का नोट नहीं मिल सकता. अगर कंसोलिडेशन है तो हमें डल मिल सकता है. ठीक है, इसके अंदर हमें रेजोनेंट भी मिल सकता है, डल मिल सकता है. कंसोलिडेशन अगर प्रेजेंट है लेकिन स्टोनी डल नहीं मिल रहा. सिंपल न्यूमोथोरैक्स के अंदर रेजोनेंट हाइपर रेजोनेंट नोट मिलेगा. स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ अबुला, इससे भी एयर लीक करेगी, रेजोनेंट नोट मिलना चाहिए. एयर इन द प्लूरल स्पेस वंस अगेन यहाँ पे ये स्टोनी डल परकशन को नहीं चाहिए. A patient employed in a mining environment. अब माइनिंग से रिलेटेड आपने याद रखना है सिलिका एक्सपोजर. Has a positive tuberculin test and presents with symptoms of cough, fever, weight loss and higher lymphadenopathy. Which of the following could be a potential cause for these findings? ठीक है, अब हमने सारी की सारी जो चीजें हैं इनके अंदर जो सिलिकोसिस होता है उसमें ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और उसके आपको फीचर्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं. इसमें जो एग शेल कैल्सिफिकेशन वाले लेजन्स हैं उनका जिक्र भी आपको मिल सकता है सिलिकोसिस के साथ. तो अब पोटेंशियल कॉज इसमें क्या है? जैसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस वाला लेजन ये नहीं है. एंथ्राकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस. न्यूमोकोनियोसिस वेरी नॉन स्पेसिफिक, वो तो सारे के सारे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर वाले डिजीजेस जो कि लंग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कॉज कर रहे हैं, लंग डैमेज कॉज कर रहे हैं, उनको हम न्यूमोकोनियोसिस कह देते हैं. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस वाली कोई फीचर यहाँ पे नहीं है. वो यहाँ पे कफ स्पूटम और इस तरह का जिक्र नहीं हुआ. और एक्सपोजर की हिस्ट्री उन्होंने वैसे दे दी है, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न का जिक्र किया नहीं हुआ. तो इसमें आप सिलिकोसिस जो है वो आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं. A patient presents with wheezing, breathlessness and sputum analysis showing an increase in eosinophils. What is the most probable diagnosis? अब इसमें आप एलर्जिक कंपोनेंट देख सकते हैं इयोसिनोफिलिया से और साथ वीजिंग और ब्रेथलेसनेस आ रही है. ठीक है, तो वीजिंग जो है वो यूजुअली आपको जब भी मिल रही होती है तो वो एजमा के साथ एसोसिएटेड मिल रही होती है. तो अगर आपको ऑप्शन के अंदर एजमा नजर आ रहा है तो आप इसको आराम से सिलेक्ट करें. एस्पेरजिलोसिस, इसमें कोई इसकी एक्सपोजर की कोई हिस्ट्री नहीं दी गई. सिस्टिक फाइब्रोसिस में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया उस पर्टिकुलर पैटर्न का. ब्रोंकियल एजमा भी ठीक है. हे फीवर में इंटरस्टिशियल पैटर्न ऑफ लंग डिजीज उसका वो जरूर कुछ मेंशन करते. सीओपीडी जो है उसके लिए भी और चीजें भी उसमें बताते उस पैटर्न को जस्टिफाई करने के लिए. तो इस मिनिमल इंफॉर्मेशन से जो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस है दैट इज ब्रोंकियल एजमा. A 40-year-old male who is a smoker and works in a shipyard presents with a cough that has persisted for 5 months. A chest X-ray reveals a semi-opacity. Which of the following diagnosis is most likely? ठीक है, अब ये है हमारे पास सारे एक्सपोजर्स हम देख लेते हैं. तो स्मोकर भी है और शिपयार्ड में भी काम करता है, यानी कि स्मोक इटसेल्फ और शिपयार्ड में काम करने से एस्बेस्टोस, ये एक्सपोजर्स इसमें है. अब प्रेजेंटेशन क्या है? कफ है दैट हैज परसिस्टेड फॉर 5 months, यानी कि क्रॉनिसिटी इसमें हमें नजर आ गई. कैंसर की तरफ ये जा सकता है. चेस्ट एक्सरे रिवील्स अ सेमी-ऑपेसिटी, तो ये यहाँ पे कैंसर की तरफ चला गया. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली? अब इसमें से हम क्या सिलेक्ट करें? ठीक है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है,
एडिनोकार्सिनोमा है, मेसोथेलियोमा, सिलिकोसिस और लंग इन्फेक्शन। अब हमें हम सब ऑप्शंस को देखना चाहिए। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ठीक है, स्मोकिंग भी है, एस्बेस्टोस का एक्सपोजर भी है, दोनों ही रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज मोस्ट लाइकली। अच्छा, एडिनो कार्सिनोमा ये यूजुअली नॉन स्मोकर्स के अंदर होता है। मेसोथेलियोमा जो है ये, अब अगर हम देखें, ठीक है, ये भी हो सकता है एस्बेस्टोस का एक्सपोजर है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो कफ के साथ अगर हम उसको मैच करें तो वो सिर्फ 5 मंथ्स की है। जो मेसोथेलियोमा जो है उसकी टाइमलाइन जरा लंबी होती है, डेकेड्स के बाद ये कहीं जाके होते हैं, ठीक है, तो वो टाइमलाइन इतनी ज्यादा मैच नहीं करी। उसमें हिस्ट्री होती है ऑन एंड ऑफ कफ की, उसको कफ रह रही है और उसके लंग के कोई लीजन्स हैं, जिस तरह से एस्बेस्टोस का एक्सपोजर, वो थोड़ा सा उसमें मेंशन कर देते कितनी देर का है, तो वो इसमें टाइम लग जाता है। इसको हमने यहाँ से निगेट कर दिया। सिलिकोसिस जो है यूजुअली इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें अपर लोब्स के लंग्स के नोड्यूल्स वो उसमें मेंशन होते हैं, वो यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ, और जो इंडस्ट्री उसके साथ एसोसिएटेड है वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। लंग इन्फेक्शन, अब ये इन्फेक्शन जो है क्रॉनिसिटी है, यहाँ पे इन्फेक्शन को ये इंडिकेट नहीं कर रहा, साथ बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के रिस्क फैक्टर्स एक्सपोजर जो है वो मेंशन्ड है, तो आप इन्फेक्शन कोड सेलेक्ट नहीं करेंगे। The patient is experiencing shortness of breath without the production of sputum. There is an increase in lung volume and the presence of emphysematous lesions. The most probable cause is, कि अब यहाँ पे बेसिकली पूछना क्या चाह रहे हैं कि एक पेशेंट है जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेंट है, लेकिन साथ उसमें स्पूटम की प्रोडक्शन नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रोंकाइटिस वगैरह को निकाल लें। देयर इज एन इंक्रीज इन लंग वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है और एम्फाइसेमेटिस लीजन मिल गए, तो एम्फाइसेमा भी यहाँ पे बता दिया। मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या है, तो कॉज इसकी सीओपीडी नहीं हो सकती, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है वो इसका डायग्नोसिस है, लेकिन एम्फाइसेमेटिस लीजन का वो कॉज नहीं हो सकता। वो किस वजह से रहा है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ठीक है, ये उसका कॉज हो सकती है एम्फासिन। कार्बन ये सीओ डेफिशिएंसी, ये आई थिंक वो रिकॉल है, इस ऑप्शन को आप ऐसे निकाल दें। न्यूमोनाइटिस, ये न्यूमोनाइटिस की वजह से जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या एम्फाइसेमेटिस लीजन नहीं बनेंगे, ये न्यूमोनाइटिस जो है वो कॉज कर सकता है रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ लंग डिजीज, तो इस ऑप्शन को भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं। A patient presents with nodules on the outer surface of both legs, accompanied by a skin rash on both shins. He also has hilar lymphadenopathy and eye involvement. What is the most likely diagnosis? ठीक है, अभी एक ऐसा पेशेंट है जिसमें आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स नोड्यूल्स भी मिल गए हैं, क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट भी नजर आ गई है और साथ हाइलर लिम्फेडिनोपैथी भी है और आई इन्वॉल्वमेंट भी है, यानी कि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर आ गई है और हाइलर लिम्फेडिनोपैथी यहाँ पे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सा एक फीचर दे दिया है जिसको पढ़ते ही आप सोचेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी सार्कोइडोसिस। तो आप ऑप्शन देख लेते हैं, सार्कोइडोसिस है, बेशो डिजीज, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, वायरल एग्जाम्पल, तो ये सारी की सारी चीजें आप साइड पे रखेंगे। सार्कोइडोसिस को ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल दिस इज फिटिंग फॉर इट, सो सार्कोइडोसिस भी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये वाले वो क्वेश्चन थे फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बहुत दफा रिपीट हो चुके हुए हैं, इससे आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल गई होगी होपफुली कि आपने कौन से टॉपिक्स हैं जो रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी में से मिस नहीं करने। तो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स को आप देखिए, न्यूमोकोनियोसिस को यानी कि कार्सिनोमास को अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ लंग डिजीजेस, इन सबको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए in order to attempt these questions successfully. So this was all for today's discussion from my side. If you have any questions, you are most welcome to ask them on any of our platforms. इन टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई आपने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस देखे हो जो आपको डिफिकल्टी हो रही हो सॉल्व करने में, यू आर मोस्ट वेलकम टू प्रेजेंट योर क्वेरीज। आप किसी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे बता दीजिए, व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए अपने क्वेश्चंस, आप ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, वी आर हियर फॉर यू। होपफुली दिस सेशन वुड हैव बीन यूजफुल फॉर यू। कोई आपकी फीडबैक है, कोई सजेशन है, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव इट टू अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।